अमर मुझे भगा कर ले जाएगा। उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, स्नेहा बोली। व्हाट? हंसते हुए पंखी ने पूछा। सच्ची, स्नेहा ने कहा। पहले तुम अपने पापा से बात करो। इतनी जल्दी भागने का आइडिया मत बनाओ। पंखी बोली। तू भी मेरे साथ चलना। मैं अकेली पापा को फेस नहीं कर पाऊंगी, स्नेहा ने कहा। ठीक है, कोशिश करते हैं, पंखी ने कहा। दोनों स्नेहा के पापा का आने का वेट कर रहे थे। जब शाम को लौटे, स्नेहा ने सबसे पहले उन्हें पीने के लिए पानी दिया, फिर उनका बैग लेकर अंदर रखा। जब वो फ्रेश होकर आए, पंखी से हालचाल पूछने लगे। पंखी की शादी की खबर सुन वो खुश थे और उसे आशीर्वाद दिया। फिर स्नेहा सामने आई और बोली, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, उसके पापा ने पूछा। एक्चुअली मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ, ये कहकर नजरें झुकाए वो खड़ी थी। तो इसका मतलब मुझे लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके पापा मुस्कराते हुए पूछे। स्नेहा हैरान थी कि उसके पापा को उसके लव से प्रॉब्लम नहीं है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लड़का कौन है? उसके पापा ने पूछा। स्नेहा हड़बड़ाते हुए बोली, पापा को वो अमर है ना, उससे। स्नेहा बोली, ना, ये मैं नहीं होने दे सकता। प्यार करती हो अच्छी बात है, लेकिन गलत लड़के से करती हो, जिसका खुद का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। मैं उसके हाथों में अपनी बेटी का हाथ नहीं रख सकता, उसके पापा इनकार करते हुए बोले। प्लीज पापा, अमर दिल का अच्छा है, कोई बुरी आदत नहीं है, मुझसे प्यार भी करता है। एक बार मिल लो उससे। स्नेहा का चेहरा उतर गया था। मैं अमर को जानता हूँ, वो किशोर जी के दुकान में काम करता था। वो 12वीं पास है और तुम ग्रेजुएट। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाऊं, उसके पापा ने कहा। अंकल, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना अमर 12वीं पास है, लेकिन वो डिस्टेंस लर्निंग में बीकॉम पढ़ रहा है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगले 6 महीने में उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और वह भी ग्रेजुएट बन जाएगा, पंखी ने कहा। और तुम्हें ये सब कैसे पता? स्नेहा के पापा ने पूछा। क्योंकि उसे पढ़ने के लिए मेरे पापा ने पैसे दिए थे। मेरे पापा चाहते थे कि वह भी पढ़ लिखकर लाइफ में आगे बढ़े। ये सुन स्नेहा के पापा की बोलती बंद हो गई। फिर 2 मिनट बाद बोले, मेरे 2 शर्त है। पहला में कि मैं उस लड़के को 8 महीने का वक्त देता हूँ। अपनी चढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी जॉब ढूंढनी होगी, जिसकी तनख्वाह से घर ठीक से चला सके। ये सुन स्नेहा के मन में एक उम्मीद जाग उठी। पर उसके पापा आगे बोले, लेकिन स्नेहा, तुम भी नौकरी ढूंढना शुरू करो। तुम्हारे पास 5 महीने हैं, तब तक एक अच्छी नौकरी ढूंढकर काम करना शुरू करो। दूसरी शर्त यह है कि जब अमर को नौकरी मिलेगी, उसकी तनख्वाह स्नेहा से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम है तो मुझे ये शादी मंजूर नहीं। और हाँ स्नेहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी नौकरी ढूंढ लो। तुमने बीबीए में ग्रेजुएशन किया है, उसके हिसाब से तुम्हें नौकरी ढूंढनी है, समझी? आखिरी शर्त सुन स्नेहा और पंखी के चेहरे उतर गए। दोनों को पता था बीबीए पास के बच्चे को ज्यादा सैलरी मिलती है बीकॉम के स्टूडेंट के कंपैरिजन में। समझी? उसके पापा ने पूछा। जी पापा, बोल स्नेहा का सर झुक गया। अब जाओ और मम्मी की मदद करो, मैं ऑफिस का काम खत्म कराता हूँ, उसके पापा ने कहा। जी पापा, स्नेहा बोलकर चली गई। दिक्कत ये थी कि स्नेहा जानती थी उसके पापा सही कह रहे हैं। स्नेहा की माँ भी काम करती थी, किसी कॉर्पोरेट कंपनी में नहीं, पर उनका खुद का टेलर शॉप है। उनके नीचे 4 औरतें काम करती है। उनकी दुकान काफी अच्छी भी चल रही है। अब क्या करे? स्नेहा ने पूछा। मुस्कुराते हुए पंखी ने कहा,
तुम टेंशन मत लो। दोनों लड़कियां कुछ देर बातें करते मूवीज देखते टाइम पास किया। रात को स्नेहा के घर पर ही खाना खा पंखी अपने घर जाने लगी। क्योंकि रात हो गई थी, स्नेहा के पापा ने उसे उसके घर ड्रॉप किया। पंखी कुछ प्लान करने लगी। फिर जब आइडिया दिमाग में आया, मुस्कुराते हुए अपने नोटबुक में लिख लिया। अगली सुबह वो अमर से मिलने गई। अमर दिन में काम करता है और शाम को पढ़ाई। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा था। पंखी ने दरवाजा खटखटाया तो अमर दरवाजा खोलने आ गया। जैसे ही उसने पंखी को देखा, उसकी स्माइल चली गई। पंखी, तुम यहाँ? इतने दिनों बाद कहाँ थी? अमर ने पूछा। पंखी मुस्कुराते हुए अंदर आई और बोली, मैं कल ही बनारस आई हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नजरें झुका अमर ने कहा। उसकी शक्ल देख पंखी हंसते हुए बोली, डोंट वरी यार, स्नेहा ने मुझे सारी बात बता दी। अमर चौंकते हुए पंखी को देखा और पूछा, मतलब ये कि अब तुम और स्नेहा एक दूसरे को पसंद करते हो? पंखी ने कहा। और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? अमर ने पूछा। नहीं अमर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे बीच जो था वो शायद प्यार नहीं था, सिर्फ एक अट्रैक्शन था। और पापा के कहने पर हम दोनों शादी करने वाले थे, जो गलत है। पंखी ने कहा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, अमर ने कहा। चल कर यार, वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है, पंखी बोली। क्या? सच्ची? अमर फिर से चौंक गया। मुच्ची, उनका नाम अभी नहीं बताऊंगी, पर बहुत जल्द तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस कर दूंगी, पंखी ने कहा। जो भी तुमसे शादी करेगा वो बहुत खुश रहेगा पंखी। मैं जानता हूँ, अमर बोला। ओह रियली? पंखी ने पूछा। यस, क्योंकि तुम दिल की साफ हो, अमर बोला। थैंक फॉर दे कॉम्प्लीमेंट जीजू, पंखी हंसते हुए बोली। अमर उसकी बात सुन शर्मा गया। तो स्नेहा ने तुम्हें बताया होगा उसके पापा की नई शर्त? पंखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली। हाँ, उसने कल रात को ही बताया। पर यह बहुत टफ होने वाला है पंखी। ऑब्वियसली उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पापा को है। और मैं स्नेहा को खोना नहीं चाहता, अमर ने कहा। मैं कुछ सोचती हूँ, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नौकरी और छोकरी कुछ देर के लिए साइड पर रखो, पंखी बोली। दोनों उसकी बात से हंसने लगे। फिर अमर ने कहा, नौकरी बस खाने पीने के लिए कर रहा हूँ, पर छोकरी को नहीं छोड़ सकता। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पता है मुझे। पर तुम्हें पूरा ध्यान लगाकर अपना ग्रेजुएशन खत्म करना है। अगर हो सके तो कुछ बिजनेस आइडियाज ढूंढ निकालो। खुद का बिजनेस जितना प्रॉफिट दे सकता है, उतनी तनख्वाह कोई कंपनी नहीं दे सकती। लेकिन कैसा बिजनेस? अमर ने पूछा। वो तुम्हें तय करना होगा अमर, पंखी ने कहा। मैं कुछ सोचता हूँ, अमर ने कहा। फिर अब मैं चलती हूँ, घर पर काम है, पंखी कुर्सी से उठते हुए बोली। आते रहना, अमर ने कहा और पंखी को गले लगाया। दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था अब, लेकिन तस्वीरें कभी कभी गलत मैसेज देती है। जब दोनों ने गले लगाया, खिड़की से एक आदमी ने उनकी फोटो खींच ली और अथर्व को भेज दिया। और अथर्व को कंफर्म हो गया कि पंखी का आशिक बनारस में रहता है और पंखी अभी भी उसके साथ अफेयर में है। पंखी 2 दिन बाद पुणे वापस आ गई। पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर आई चमक देख अथर्व ने कहा, टेक इट, घर जाकर बहुत अच्छा लगा हो, बहुत मजे किए। मेरी बचपन की फ्रेंड भी मिली थी, पंखी बोली। उसने जानबूझकर अमर के बारे में नहीं बताया, वरना अथर्व भड़क जाता।
वैसे भी हमारे शादी को सिर्फ 11 महीने रह गए हैं। उसके बाद तुम आजाद हो, अथर्व बोला। ये बात सुन पंखी चिढ़ गई। मुझे पता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और वो अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में पंखी खुद के बिजनेस आइडियाज लिखने लगी, क्योंकि 1 साल बाद उसके पास ये ऐश और आराम की जिंदगी नहीं होगी। सिर्फ 30 लाख होंगे जिसका उसे सही इस्तेमाल करना होगा। उसमें से 10 लाख बैंक को देकर दुकान छुड़ानी है और बाकी पैसे खुद के बिजनेस में डालने हैं। यही सोचते सोचते पंखी अपने डेस्क पर सर रख सो गई। रात के 11 बज रहे थे जब उसकी आंख खुली। हॉल से म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। इतनी रात को कौन म्यूजिक बजता है? पंखी बड़बड़ाते हुए बाहर आई तो देखा पार्टी चल रही है। अथर्व अपने दोस्तों के साथ हाउस पार्टी करने में बिजी था। कम से कम 20 लोग थे और सबके हाथ में विस्की थी। एक लड़की जो छोटे छोटे कपड़े पहनी थी, अथर्व के पास गई और उसे ड्रिंक देते हुए उसके कान में कुछ बोली, जिसे सुन अथर्व मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में बिठा लिया। पंखी को यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व ये सब कर रहा है। माना उसकी प्लेबॉय की रेप्यूटेशन है, लेकिन शादी के बाद भी ये सब करेगा उसे लगा नहीं था। अथर्व, पंखी बाहर आते हुए बोली। हे, अथर्व उसे देख मुस्कुराते हुए बोला। ये सब क्या है? पंखी ने पूछा। मीट माय गर्लफ्रेंड सामंथा, अथर्व ने कहा और गोद में बैठी लड़की के गाल पर किस किया। व्हाट नॉनसेंस, पंखी ने जोर से कहा। तुम करो तो सही और हम करें तो गलत, अथर्व ने पूछा। क्या मतलब है आपका? पंखी जोर से बोली। फॉरगेट इट। तुम अंदर जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अथर्व ने कहा और अपनी ड्रिंक पीने लगा। गोद में बैठी लड़की अथर्व के गर्दन पर किस करने लगी और तिरछी नजर से पंखी को देखने लगी। गुस्से में पंखी ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और खींच लिया। वो लड़की जा जमीन पर गिरी। हाउ डेयर यू, उस लड़की ने गुस्से में पूछा। हाउ डेयर मी? मैं इसकी बीवी हैं। आई एम हिज लीगली वेडेड वाइफ। मेरा पूरा हक बनता है बुरी नजर वालों का मुंह तोड़ना। अब निकल यहां से, बोल पंखी म्यूजिक सिस्टम के पास गई। म्यूजिक बंद कर माइक हाथ में लिए बोली, पार्टी इज ओवर। नाउ गेट द FCK आउट ऑफ माई हाउस बिफोर आई पर्सनली थ्रो अवे। पंखी की अंग्रेजी सुन सबकी बोलती बंद हो गई। सभी हैरान थे कि एक सिंपल सलवार कमीज पहनने वाली लड़की इतना कुछ इंग्लिश में बोल सकती है। और अथर्व, वो बैठे आराम से तमाशा देख रहा था, जैसे उसके सामने कोई मूवी चल रही हो। पंखी एक कमरे में गई और झाड़ू लेकर बाहर आई। निकल यहाँ से चुड़ैल। दोबारा मैंने तुम्हें मेरे हस्बैंड के साथ देखा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। पंखी उस लड़की को झाड़ू से मारते हुए भगा दिया। उसे यूं करते देख बाकी लोग डर गए और पतली गली से निकल गए। जब सारे लोग निकल गए, पंखी ने गुस्से में झाड़ू नीचे फेंका और दरवाजा बंद कर सारे ताले लगा दिए। फिर अथर्व के पास जा बोली, लिसन मिस्टर, तुम होंगे प्लेबॉय, लेकिन मुझे चीट करने की कोशिश की तो तुम्हारे और उस लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। तुम दोनों की टांगें तोड़ दूंगी। जिंदगी में दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। मार्क माय वर्ड्स मिस्टर अथर्व सहगल, क्योंकि मैं एंजल के जैसी स्वीट भी हो सकती हूँ और जरूरत पड़े तो विच भी। पंखी ने अथर्व को सुनाकर जा रही थी जब अथर्व ने उसका हाथ पकड़ा और वापस खींच लिया। पंखी उसके गोद में जा गिरी। यू आर अ हिपोक्रेट, पाखंडी, अथर्व उसे घूरते हुए बोला। मतलब? कंफ्यूज्ड होते हुए पंखी ने पूछा। अथर्व ने कहा, मतलब, और उसे किस करने लगा। पंखी उसे हटाने की कोशिश करती, लेकिन अथर्व ने उसे हिलने तक नहीं दिया। अपने हाथ से उसके सीने पर मारने लगी तो उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। चीखने लगी तो अथर्व ने लिप लॉक कर दिया।
फिर किस तोड़ते हुए उसे कंधे पर डाला और अपने कमरे में ले गया। छोड़ो मुझे, पंखी कहने लगी। पर अथर्व ने एक नहीं सुनी। उसके बेड पर लिटाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मे आई किस यू? नो, कहकर पंखी उसे धक्का मार उठने लगी, पर अथर्व उसके दोनों हाथ पकड़ सर के ऊपर बिस्तर से सटा दिया। अगर तुम चाहती तो मेरे होठ काट कर मुझे रोक सकती थी, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। तुम भी तो किस एंजॉय कर रही थी ना? अथर्व ने पूछा। पंखी भी उस किस को एंजॉय कर रही थी, ये सच है, लेकिन अथर्व को कैसे पता, ये सोचने लगी। स्पीक अप पंखी, नहीं तो मैं आज रुकने वाला नहीं हूं, अथर्व ने कहा। अथर्व की बात सुन पंखी के गाल लाल हो गए। हाँ, तुम्हारे चेहरे का रंग देखकर लगता है यू वांटेड टू, कहते हुए अथर्व उसके गर्दन पर किस करने लगा। अपनी आंखें बंद कर पंखी ने कहा, हेट यू। उसके कॉलर बोन पर किस करते हुए अथर्व ने भी कहा, आई हेट यू टू, बेबी। पंखी का कुर्ता ऊपर कर किस करने लगा। उसके नाभि के साथ खेलते हुए उसकी पैंट निकली और सामने देख बोला, व्हाट द हेल, क्या हुआ? पंखी ने पूछा। पंखी के हिप्स पर बने टैटू को देख अथर्व हैरान था। छोटे से शहर में रहने वाली लड़की इतनी बोल्ड है, अथर्व नहीं जानता था। उसके राइट हिप पर 2 बटरलीज के टैटू बने थे। पिंक कलर में कलर्ड, बहुत सेक्सी दिख रहे थे। उसके टैटू पर किस करते हुए अथर्व ने पूछा, कब? हंसते हुए पंखी बोली, जब हम बीबीए सेकंड ईयर में थे तब। मैंने और स्नेहा ने सेम टैटू बनवाया। हमारे घर में अभी भी कोई नहीं जानता। तुम पहले इंसान हो जो ये जानते हो। अथर्व कंफ्यूज्ड था कि वो पहले इंसान कैसे हो सकता है। पंखी का बॉयफ्रेंड भी है जिसके साथ वो आज भी अफेयर चला रही है। फिर अथर्व कैसे पहला इंसान हुआ? दोबारा उस टैटू पर किस कर अथर्व ने कहा, वेरी हॉट। थैंक यू, पंखी बोली। अथर्व ऊपर आ वापस पंखी को किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए कि कपड़े कब उतर गए याद ही नहीं रहा। पंखी चीख उठी, लेकिन अथर्व ने उसकी एक नहीं सुनी। पंखी के आंसू निकलने लगे, तब जाकर अथर्व ने नोटिस किया कि पंखी वर्जिन थी। पहले क्यों नहीं बताया? अथर्व उसके आंसू पीते हुए पूछा। मैं पंखी कुछ बोल नहीं पाई। दर्द से करा रही थी। अथर्व उसके आंसू पीकर उसके होठों पर प्यार से किस करने लगा। 5 मिनट बाद जब दोनों थक गए, अथर्व पंखी के बगल में लेटकर उसे अपने सीने से लगा उसके माथे पर किस कर बोला, गुड नाइट। पंखी के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। अथर्व मुस्कुराते हुए सो गया। अथर्व को बाहों में लेटी पंखी जब आंखें खोली, उसे अपने इतने करीब देख मुस्कुराने लगी। अथर्व के हल्के लंबे बाल उसके आंखों तक पहुंच रहे थे, लेकिन वो नींद में भी हैंडसम दिख रहा था कि बड़ी मुश्किल से पंखी बेड से निकली। सबसे पहले नहाने चली गई। उसके पेट में अभी भी दर्द था, पर गर्म धानी गिरते ही बेहतर महसूस कर रही थी। जब वो नहाकर बाहर आई, अथर्व भी उठ गया था। दूसरे बाथरूम में फ्रेश होकर दोनों के लिए काफी बना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। थैंक यू, पंखी ने कहा और उसके बगल में बैठ गई। लेकिन अथर्व वापस अपने खड़ूस मोड में चला गया। सॉरी, अथर्व ने कहा। किस चीज के लिए? पंखी ने पूछा। कल रात जो हुआ उसके लिए, अथर्व बोला। पंखी अथर्व का कॉफी कप पकड़ साइड टेबल पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको लगता है कि आपने कल मेरे साथ जबरदस्ती की? अथर्व चुप रहा। पंखी उसके गाल पर हाथ रख बोली, नहीं, मैं भी आपके साथ सेक्स करना चाहती थी। आप मेरे हस्बैंड हो, भले ही 1 साल के लिए, लेकिन आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। पंखी की बातें अथर्व को कंफ्यूज कर रही थी। एक तरफ पंखी अथर्व के साथ सोने की तैयार थी और दूसरी तरफ वो अपने आशिक के साथ अफेयर भी कर रही थी। अथर्व पंखी का हाथ अपने चेहरे से हटाकर पूछा, चल क्या रहा है यहाँ? मतलब
पंखी ने पूछा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ये मुझे पता है। किसी और से प्यार करती हो ये भी पता है। फिर क्यों ये नाटक कर रही हो? अथर्व ने पूछा, क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पंखी ने पूछा। बनो मत, अथर्व ने कहा और उठकर जाने लगा। पंखी उसे रोकते हुए बोली, ठीक से बोलो क्या कहना है, अमर? अब कुछ याद आया? अथर्व ने पूछा। आप उसे कैसे जानते हो? पंखी ने पूछा। मुझे सब पता है। तुम्हारे अफेयर के बारे में भी। तुम जैसी दो कौड़े की लड़की कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। किसी अमीर लड़के को फंसाओ, आराम से पैसे बनाओ और अपने आशिक के साथ भाग जाओ। यही है ना तुम्हारा खेल? अथर्व ने पूछा। अथर्व की कड़वी बात सुन पंखी ने अपने कदम पीछे कर लिए। अथर्व उसके बारे में ये सब सोचता है उसे पता भी नहीं था। वो तो बस अमर और स्नेहा की हेल्प करना चाहती थी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए पंखी ने कहा, अगर आपकी यही सोच है तो यही सही। आज से ना मैं आपके लाइफ में दखल दूंगी ना आप मेरे। जो करनी है लाइफ में करो। मुझे जो करना है करूंगी। 11 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चली जाऊंगी।